बस बेटा कट रही है मेरे। एक हो तो नाम बताऊं। क्या रिमोट चोरी हो गया क्या यहाँ से? बंद कर दे बंद। बंद कर दे। ए! चलिए भाई, लास्ट टर्न पे कहां तक पहुंच गए थे? यहीं थे। यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे ना तुम? ठीक है। लास्ट टर्न पे हम लोग पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और सॉलिड वेस्ट आपको बताया था बेटा। सॉलिड वेस्ट की केस स्टडी में अहमद खान जी की केस स्टडी बता दी थी। पॉलीब्लेंड पढ़ा दिया था है। मतलब कुछ भी नहीं बचा। ऑर्गेनिक फार्मिंग बचा है। साउंड पॉल्यूशन बचा है ना। चलिए सुनिएगा। लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे सॉलिड वेस्ट के बारे में। उसके बाद हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इट इज अ जीरो वेस्ट प्रोसीजर। क्या है बेटा? ये जीरो वेस्ट प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस का वेस्ट दूसरे प्रोसेस के रॉ मटेरियल के फॉर्म में काम आता है, इसलिए इसको जीरो वेस्ट प्रोसीजर कहा जाता है। एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि डेयरी मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल फील्ड, इन दोनों प्रोसेस को अगर चेन प्रोसेस में रखा जाए तो एग्रीकल्चर में क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद जो प्लांट रिमेन्स बचते हैं कैन बी यूज एज द फीड फॉर कैटल। बेटा कैटल से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको हार्वेस्ट करने के बाद जो काउ डंग बनता है दैट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर फॉर द एग्रीकल्चरल फील्ड। मतलब एग्रीकल्चर का वेस्ट कैन बी यूज्ड एज द फीड फॉर कैटल्स बेटा, और कैटल्स का जो वेस्ट कैन बी यूज्ड एज द फीड फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड। इसके बाद आगे इसने यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखी है श्री रमेश चंद्र डागर जी की, जो कि सोनीपत हरियाणा के एक किसान हैं। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में मल्टीपल प्रोसेसेस को चेन प्रोसेस में रखा है, जैसे इन्होंने बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर, इन सबको इन्होंने चेन प्रोसेस में रखा है। जीरो वेस्ट प्रोसीजर डेवलप किया है। इसके लिए इन्होंने क्लब भी बनाया है जिसका नाम है हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, और इसमें पिछले 12 साल से 5,000 सदस्य हैं बेटा। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग साउंड पॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट क्या बच्चों? साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन की बात करें तो साउंड पॉल्यूशन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1981 में जो एयर एक्ट बना था उसमें 1987 में अमेंडमेंट करके साउंड पॉल्यूशन वाज इंक्लूडेड अंडर द एयर पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? एनी अनडिजायरेबल नॉइज इज कंसिडर्ड एज साउंड पॉल्यूशन। जो नहीं सुनना चाहते हैं अगर वही सुनाया जा रहा है तो क्या है बेटा? साउंड पॉल्यूशन है। मतलब दिन में दोपहर में 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपके जीवन में क्या चल रहा है, और हम साउंड पॉल्यूटेंट है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। साउंड पॉल्यूशन को हम लोग जो मेजर करते हैं इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बेल या डेसिबल। राइट बेटा? बेल या डेसिबल में इसको मेजर किया जाता है। 80 डेसिबल से ज्यादा का जो साउंड है इट इज कंसिडर्ड एज साउंड पॉल्यूशन। नेक्स्ट। 150 डेसिबल तक का साउंड जेट प्लेन के टेक ऑफ के समय पर जनरेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट। 180 डेसिबल का साउंड कैन बी हर्ड ड्यूरिंग रॉकेट लॉन्च। और इतना ज्यादा जो साउंड होता है दैट कैन कॉज ईयर ड्रम डैमेज। क्या कॉज करता है बेटा? ईयर ड्रम डैमेज कॉज करता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जनरेट करता है लाइक हाइपरटेंशन एंड हार्ट अटैक। उसके अलावा एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख कर दी है कि लो इंटेंसिटी साउंड फॉर क्रोनिक या क्रोनिक एक्सपोजर्स ऑफ लो इंटेंसिटी साउंड कैन ऑल्सो कॉज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसे कि अगर बहुत धीमी आवाज भी है, मान लीजिए आप रूम में पढ़ने बैठे और वहां से लगातार ऐसे ऐसे इतनी कम आवाज भी अगर 2-3 घंटे तक आ रही है तो लो इंटेंसिटी साउंड लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर हो रहा है दैट कैन ऑल्सो कॉज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्या यहाँ तक की बात सब बच्चों क्लियर? इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साउंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम है बेटा ग्रीन मफलर स्कीम। कौन सी बेटा? ग्रीन मफलर स्कीम का केजरीवाल से कोई संबंध नहीं है बेटा। ठीक है। मफलिंग का मतलब होता है कवरिंग। मफलिंग का मतलब क्या बेटा? कवरिंग।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जहां से भी साउंड पोल्यूशन ज्यादा होता है उस जगह पर ऐसे ट्रीज का प्लांटेशन किया जाना चाहिए जिनकी ग्रोथ जल्दी होती है और ये डेंस ग्रो करते हैं। इसलिए सजेस्ट किया गया था कि भैया नीम एंड अशोका के ट्रीज का प्लांटेशन यूजुअली करवाया जाए। क्या यहाँ तक की बात क्लियर बेटा? ये खत्म हो गया, बचे आपका साउंड पोल्यूशन। इसके अलावा बचता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में लिखा हुआ क्या है। रेडियो एक्टिव रेडिएशन का जब भी लीकेज होगा ये डिजायरेबल है कि अनडिजायरेबल? ये हमेशा आएगा किसमें? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन किन किन वजहों से हो सकता है? जहां पर इनके माइंस होती हैं उस जगह पर अगर इम्प्रॉपर तरीके से इसकी माइनिंग और डिगिंग होगी तो वहां से रिलीज हो सकता है। जहां पर हैवी वाटर पावर प्लांट के या न्यूक्लियर पावर प्लांट का फ्यूल रखा जाता है वहां से इसका लीकेज हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स जहां पर रखे जाते हैं वहां से इसका लीकेज हो सकता है और लेबोरेटरीज से भी इसका लीकेज हो सकता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में कहा गया है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल की दो मेन इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं। कैसी हैं बेटा? इनहेरेंट प्रॉब्लम्स का मतलब है हमेशा से चली आ रही प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम है बेटा द एक्सीडेंटल लीकेज। क्या है बच्चों? एक्सीडेंटल लीकेज। और दूसरी प्रॉब्लम जो इसकी है बेटा दैट इज प्रॉपर डिस्पोजल, कि इसका जो वेस्ट है उसको डिस्पोज किया कैसे जाए। एक्सीडेंटल लीकेज के बारे में इसने दो घटनाओं का यहाँ पर जिक्र किया है। एक तो द 3 माइल्स आइलैंड डिजास्टर जो कि हुआ था पेंसिल्वेनिया यूएसए में। अगेन न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहां पर वेयर हाउस में ब्लास्ट होने की वजह से ये रेडियो एक्टिव मटेरियल का लीकेज हुआ था। दूसरा है बेटा चेरनोबिल डिजास्टर जो कि यूक्रेन में है और ये उस समय पर यूएसएसआर का पार्ट था। ठीक, उस जगह पर भी यहाँ का जो स्टोर हाउस था उसके अंदर ब्लास्ट हुआ था और बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव लीकेज था। इवन आज भी चेरनोबिल की उस साइट पर रेडियो एक्टिव लीकेज है। वर्ल्ड बैंक ने भी 4 साल पहले ही वहां चारों तरफ एक स्टील की वॉल बनाने के लिए फंड जारी किया है क्योंकि वहां पर आज की पॉपुलेशन में भी जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं 40% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड कैंसर। 3 से 5 साल के बच्चों में से 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि थायराइड कैंसर से अभी भी जूझ रहे हैं। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए वो स्टील की वॉल बनाने का प्रावधान आया है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो सबसे रीसेंट है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में दैट इज फुकुशिमा डाइची पावर प्लांट में जो ब्लास्ट हुआ था जब जापान में सुनामी हुआ था बेटा। ये आप लिख सकते हैं फुकुशिमा डाइची। ये हुआ था 11 मार्च 2011। मार्च 2011। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? ठीक है, ये तो भैया एक्सीडेंटल लीकेज। दूसरी बात की थी भैया हम लोगों ने, यहां पर कहा गया था एक्सीडेंटल लीकेज के अलावा प्रॉपर डिस्पोजल। रेडियो एक्टिव वेस्ट के डिस्पोजल के लिए करते क्या है, इनको शील्डेड कंटेनर्स के अंदर भर के पृथ्वी की सतह से अर्थ सरफेस से 500 मीटर गहराई में रॉक के बीच में गाड़ दिया जाता है। कई लोग इस बात से सहमत नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि अगर ये लीकेज हुआ तो ये अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका है नहीं। कई लोग कहते हैं कि इसको समंदर में डाल दिया जाए तो भैया लीकेज तो वहां भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि स्पेस में डाल दिया जाए तो भैया लीकेज तो वहां भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आजकल एक नया तरीका इजाद किया गया है क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। यूएस ने एरिया 51 में ऐसा सुना है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई हैं ऐसी जिसके अंदर अलग अलग शेल्फ्स बनाए हैं और इन शेल्फ्स के अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट को अलग अलग पेटियों में भर के रखा जा रहा है। दुनिया की सभी कंट्रीज ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है जिसके अंदर जो भूकंप वगैरह है या सुनामी वगैरह है उनको टॉलरेट करने वाली बिल्डिंग बनाई जा रही है और वहां पर रेडियो एक्टिव वेस्ट को इकट्ठा किया जा रहा है। दिस इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। समझ में आ गई भैया बात? ये खत्म हुई आपकी सारी चीजें। कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला कैटालाइटिक कन्वर्टर, सॉरी सीपीसीबी के बारे में बेटा। अरे मॉड्यूल लाए हो कि नहीं लाए हो? बोला था ना मॉड्यूल के लिए, नहीं बोला था? चलो सुनो, अगर आप मॉड्यूल में कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिनके पास मॉड्यूल है निकाल लीजिए। मॉड्यूल के अंदर सबसे पहला जो स्पेशल पॉइंट है वो है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जिसमें सीपीसीबी के बारे में बताया गया बेटा। ठीक है, उसके बाद अगले वाले पर उसने सीएनजी के बारे में बताया है, मिथाइल आइसोसाइनेट बताया है, प्लम्बिज्म के बारे में बताया है, देन न्यूमोकोनियोसिस क्लियर कर दिया था हम लोगों ने, लंग्स फाइब्रोसिस, एंथ्रेकोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, सिडेरोसिस सब क्लियर है बेटा। स्टोन लेप्रोसी में आपको बता चुका हूं एसिड रेन की वजह से होती है।
ब्लू बेबी डिजीज नाइट्रेट्स की वजह से होता है, हाइपरटेंशन, यूरेमिया, कॉपर की वजह से, आर्सेनिक और कैडमियम के कारण। आर्सेनिक से तो ब्लैक फुट डिजीज ऑफ कैटल होता है, कैडमियम से इताई इताई या आउच आउच डिजीज। ठीक, फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने पर प्लांट्स के अंदर क्लोरोसिस और नेक्रोसिस और एनिमल्स के अंदर फ्लोरोसिस। देन एल नीनो ला नीना बता दिया था। उसके बाद जो आगे डिब्बा दिया हुआ है उसके अंदर आपको एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये तीनों चीजें दे रखी है बेटा। एक इंसेक्टिसाइड एक्ट भी दे रखा है 1968 का। प्री मेडिकल में यूजुअली आता नहीं है, ICAR के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए इंफॉर्मेशन के फॉर्म में यहाँ पर दे रखा है। उसके अगला वाला जो डिब्बा है उसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में दिया हुआ है बेटा। ठीक, इसके अलावा दो चीजें और हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि आपको हर समय पर याद होनी चाहिए। इसमें से एक है द अर्थ समिट। क्या है बेटा? द अर्थ समिट। द अर्थ समिट हुआ था बेटा 1992 में, और ये हुआ था रियो डे जेनेरो ब्राजील में। ठीक है, और इस समिट के दौरान बनाया गया था एजेंडा 21। क्या बनाया गया था बेटा? एजेंडा 21 यहां पर बनाया गया था, 21वीं सदी का एजेंडा। अब एजेंडा 21 वाज कंसर्न्ड विद ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 बनाया गया, जो कि किससे रिलेटेड था बेटा? ग्रीन हाउस गैस एमिशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड था। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद द वर्ल्ड समिट। कौन सा बेटा? द वर्ल्ड समिट। ये हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, and it is mainly related to sustainable development. आई बात समझ में? अब काम की चीज जो यहां पर है वो ध्यान से सुनिएगा। ये जो द वर्ल्ड समिट है बेटा, इसको रियो प्लस 10 समिट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रियो प्लस 10। रियो डे जेनेरो कब हुआ था? इसके 10 साल बाद हुई थी क्या? वर्ल्ड समिट। एक्चुअली दिस समिट वाज अ फॉलो अप मीटिंग ऑफ द अर्थ समिट। ये इसकी फॉलो अप मीटिंग थी, जिसमें एजेंडा 21 की प्रोग्रेस के बारे में चर्चा की गई थी, और इन दोनों के साथ किसको जोड़ा गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जोड़ा गया था। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है बेटा? बोलो जी। नेक्स्ट, लास्ट में दिया हुआ है कोप की लिस्ट। दे रखी बेटा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब आपको ये याद होना चाहिए कि हर साल होने वाली ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसको कंडक्ट कौन करवाता है? मेंशन करना। कोप इज कंडक्टेड बाय UNFCCC। कोप इज कंडक्टेड बाय, नहीं लिखा हुआ बेटा ना, लिखना इसको UNFCCC। फुल फॉर्म लिखो, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है बेटा? तो हर साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाता है, वो कौन करवाता है बेटा? UNFCCC। ठीक, अब बात आती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पार्टी कौन है? जो भी इस UNFCCC के सदस्य हैं वो सब पार्टीज हैं, मतलब वो सारी कंट्रीज जो कि इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेती हैं वो पार्टीज कहलाती हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली कॉन्फ्रेंस
1995 में बर्लिन जर्मनी में, याद है था ऐसा। थर्ड कॉन्फ्रेंस 1997 में क्योटो जापान में। क्या अलग हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। क्या डिसाइड हुआ था उसमें? 2008 से 2012 के बीच में अपने देश से हो रहे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को 5% कम करेंगे 1990 के लेवल से। याद है कुछ ऐसा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी 2005 में, जिसमें कि क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया गया था, राइट। कोप 18 हुई थी 2012 में दोहा कतर में, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल को अमेंड करके 2020 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। इट इज ऑल्सो नोन एज दोहा अमेंडमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। समझ में आ गई बेटा बात? अब अगली चीज जो आपको याद रखनी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21st कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कौन सी बेटा? 21st कॉन्फ्रेंस ये हुई थी बेटा 2015 में पेरिस फ्रांस में। ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किया गया था। मैंने आपको बताया था कि 2011 से 2015 तक बहुत सीरियस क्लाइमेट चेंज हुए थे, इसलिए 2015 में पेरिस एग्रीमेंट बनाया गया था, जो कि मेनली कंसर्न था क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से, राइट। पेरिस एग्रीमेंट पे साइन किया गया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि उस समय पर जब ये पेरिस एग्रीमेंट बनाया गया तो इसमें नेताजी बन गए थे यूएसए, है ना, कि भैया मैं भी खेल रहा हूं तुम भी खेलो, है ना, मैं भी भाग ले रहा हूं तुम भी भाग लो, राइट। तो ये 2015 के अंदर उसने सबको कन्विंस किया कि हाँ यार हम सबको मिलकर ऐसा करना होगा। 2019 में श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप, है ना, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि तुमने जो पेरिस एग्रीमेंट किया था तब मैं नहीं था, हेलो, तो मैं नहीं खेल रहा है। तो किसने कहा? भाई भाई साहब आप ही ने तो कहा था कि मैं भी भाग ले रहा हूं तुम भी भाग लो। तो बोले हाँ यही तो कहा था कि मैं भाग ले रहा हूं तुम भी भाग लो, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2019 में यूएसए विड्रॉन फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट, लिख लीजिएगा। यूएसए विड्रॉन फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट इन 2019। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें क्लाइमेट चेंज बेटा, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट बेटा कोप 26 क्यों खास है? क्योंकि ये होना था 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया एंड इट वाज रीशेड्यूल्ड फॉर 2021 और ये हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहां पर हुआ बेटा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। इस साल जो होगा कोप 27 2022 में इजिप्ट में होगा, ठीक है। कोप 8 हुआ था इंडिया में, दिल्ली में, राइट, है ना। इजिप्ट के शहर का नाम वैसे तो याद नहीं करना है, बट शर्म अल शेख, है ना, शर्म अल शेख नाम की जगह पर ये साल होने वाला है। पिछले साल ग्रेटा दीदी नाराज हुई थी, वो यहीं पर हुई थी ग्लासगो में, ठीक है, जहां पर उनको एंट्री नहीं दी गई थी। और वाकई में चीज मतलब लॉजिकल भी थी कि दुनिया भर के जितने भी डेलीगेट्स थे वो सब ग्लासगो पहुंचे थे, किस बारे में बात करने के लिए? क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने के लिए, कि भैया बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और ये सब अपने अपने देशों के सबसे पावरफुल जंबो जेट्स लेकर पहुंचे थे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने के लिए। समझ में आ रही है बेटा बात, है ना, कि कोई एक वीवीआईपी उसका तो अपना है ही सही प्राइवेट, उसके अलावा बाकी जो उसके साथ भैया जी स्माइल वाले लोग हैं वो अलग अलग एरोप्लेन्स में गए थे, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज पर बात करने के लिए कि बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, है ना। ये था भैया आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की लिस्ट यहाँ पर खत्म हुई। उसके बाद मॉड्यूल में कुछ और स्पेशल पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा। उसके बाद थर्ड पॉल्यूशन या लैंडस्केप पॉल्यूशन दिया हुआ बच्चे। मैंने आपको पॉजिटिव पॉल्यूशन पढ़ाया क्या? क्या होता है पॉजिटिव पॉल्यूशन?
अनडिजायरेबल मटेरियल को ऐड करने की वजह से अगर हार्मफुल इंपैक्ट जनरेट होता है तो ये क्या है बेटा, पॉजिटिव पॉल्यूशन। उसी को हम लोग थर्ड पॉल्यूशन या लैंडस्केप पॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गई बेटा बात? बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ये खत्म हो गया भैया आपका पॉल्यूशन। हेलो, नेक्स्ट अगला चैप्टर आ रहा है भैया, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी बेटा ना? नहीं, लास्ट क्लास भी है और लास्ट क्लास भी है, ठीक है? कल खत्म हो जाएगा सब। बायो नहीं नहीं, 10 बस नहीं बजेगी। अरे सब पढ़ा दूंगा भाई। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बेटा यहीं रहकर क्या करना है, कोई मतलब कोई मतलब नहीं है बेटा। तुम भी, हम चाहते हैं कि तुम अपने ठिकाने पहुंचो फटाफट से, है ना, और जीवन में आगे बढ़ो। फिर बताओ कि बोले अभी आओ सर, है कि नहीं, है ना? फिर तुम यहाँ मत जाओ, नहीं बोले सर अब आओ, है ना? चलिए जी आइए, बोले अब आओ तुम्हें बताते हैं हम, हैं? देखिएगा प्लीज, आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही सही। सीबीएसई का आपने एग्जामिनेशन दिया होगा तो एक वो 5 नंबर वाला जो बड़ा क्वेश्चन है वो पॉल्यूशन के साथ और में आता ही है ना? और मैक्स से हम लोग पॉल्यूशन का क्वेश्चन ही करते क्योंकि इतनी थोड़ी कौन याद करेगा, राइट? और दूसरा जो 1 नंबर वाला सिंपल क्वेश्चन है वो भी यहाँ से बनता है, ठीक है? बहुत आसान है, अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ गया, मेरी गारंटी भाई कि आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सबसे इजी चैप्टर लगेगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एनसीईआरटी कहती है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय अ सोशियो बायोलॉजिस्ट। इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय अ सोशियो बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। क्या नाम था बेटा इनका? एडवर्ड विल्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया। अब बात आती है कि यार सर ये सोशियो बायोलॉजिस्ट क्या होता है, ठीक है? सोशियो बायोलॉजिस्ट की बात करें तो ऐसा बायोलॉजिस्ट या ऐसा साइंटिस्ट जो कि बायोटिक फैक्टर्स के सोशल इंटरेक्शंस को स्टडी और डॉक्यूमेंट करता है, राइट? दैट इज नोन एज अ सोशियो बायोलॉजिस्ट। कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ेंगे भैया इसमें आप लोग, ठीक है? आप मॉड्यूल में भी देख सकते हैं, उसमें भी एनसीईआरटी का ही। और मैं जो आपको थ्योरी बोलूंगा वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी, और आज तक के इतिहास में एनसीईआरटी के बाहर से कोई प्रश्न नहीं आया है, ठीक है बेटा? ये इस बात को कंफर्म मानिएगा। सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया, इन्होंने इसको डिफाइन भी किया। अब डेफिनेशन इसकी क्या है? बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा, बस वही यहां पर करना है, देखना जरा। डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। मतलब जीन लेवल से लेकर और बायोस्फीयर लेवल तक में जहां जहां भी बायोटिक फैक्टर्स पाए जा सकते हैं, हर एक लेवल पर जो भी डाइवर्सिटी पाई जाएगी बेटा, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक? अब एनसीईआरटी ने आगे बताया है कुछ डेटा, अगर ये याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एनसीईआरटी कह रही है कि दुनिया में लगभग 20,000 स्पीशीज एंड्स की पाई जाती हैं, 20,000 स्पीशीज ऑर्किड्स की पाई जाती हैं, 28,000 स्पीशीज लगभग फिशेस की पाई जाती हैं, और 1,25,000 सॉरी 3 लाख स्पीशीज लगभग बीटल्स की पाई जाती हैं। ये सारा डेटा याद हो तो ठीक है, नहीं तो बीटल्स के बारे में याद रखना कि लगभग कितनी बेटा, 3 लाख स्पीशीज पाई जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स की स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, राइट बच्चे? अब हमने कहा कि अलग अलग लेवल्स पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो इसमें हम मेनली 3 लेवल्स पर बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहला पढ़ेंगे बेटा हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी। कौन सी बच्चों? जेनेटिक डाइवर्सिटी। बच्चे देखिएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी होता क्या है? डाइवर्सिटी एट जीन लेवल। क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी एट जीन लेवल इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब बात आती है कि यार जीन लेवल पर डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? एक ही स्पीशीज के 2 ऑर्गेनिजम्स हैं,
दोनों अलग अलग क्लाइमेट में पाए जाते हैं। क्या दोनों ऑर्गेनिज्म लंबे समय से अगर एक ही क्लाइमेट में रह रहे होंगे अपने अपने क्लाइमेट में, तो क्या वो अपने अपने क्लाइमेट के लिए जेनेटिकली अडेप्ट हो सकते हैं? सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में क्या जीन लेवल पर डिफरेंस पाया जा सकता है? दिस इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या कहलाता है बेटा ये? एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो जेनेटिक अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, दैट इज इंक्लूडेड अंडर जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे हम लोग बताते हैं कि प्लेन्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में आरबीसी का नंबर कम होता है, हायर अल्टीट्यूड्स पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है, और वो उसके लिए जेनेटिकली अडेप्टेड है। वो अगर प्लेन्स में आकर रहने लग जाएंगे तो भी उनमें आरबीसी का नंबर ज्यादा ही रहेगा, बॉडी उसको कम नहीं करेगी क्योंकि वो जेनेटिकली अडेप्टेड है। क्या प्लेन्स और हायर अल्टीट्यूड पर रहने वाले जो लोग हैं सब होमोसेपियन सेपियन ही हैं? लेकिन उनमें कहां पर डाइवर्सिटी मिल रही है? जीन लेवल पर डाइवर्सिटी मिल रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर? अब इसको समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है राउवोल्फिया वोमिटोरिया का। किसका बेटा? एनसीईआरटी कहती है कि राउवोल्फिया वोमिटोरिया विच आर फाउंड एट डिफरेंट हिमालयन रेंजेस, विच आर फाउंड एट डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। मतलब हो गया कि ये अलग अलग एल्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग रेंजेस पर मिल रहा है, तो कहीं लोअर अल्टीट्यूड पर मिलेगा और कहीं पर हायर अल्टीट्यूड पर है। राउवोल्फिया वोमिटोरिया है। अल्टीट्यूड के चेंज होने के साथ क्लाइमेट भी चेंज होता है। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि अल्टीट्यूड बदलेगा तो और लैटिट्यूड बदलेगा तो दोनों ही केस में क्लाइमेट, वेजिटेशन, अडेप्टेशन सब चेंज हो जाते हैं। तो अल्टीट्यूड में चेंज आएगा तो क्लाइमेट में चेंज आएगा। अलग अलग अल्टीट्यूड पर रहने वाले राउवोल्फिया वोमिटोरिया के अपने अपने क्लाइमेट के लिए जेनेटिकली अडेप्टेड होंगे। इसका मतलब एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में क्या जीन लेवल पर डाइवर्सिटी पाई जा रही है? और एनसीईआरटी ने यह भी बताया है कि ये डाइवर्सिटी कहाँ देखी जाती है? ये देखी जाती है पोटेंसी एंड रिलीज ऑफ एक्टिव केमिकल में। किसमें देखी जाती है? पोटेंसी एंड रिलीज ऑफ एक्टिव केमिकल में ये देखी जाती है, राइट? मतलब अलग अलग अल्टीट्यूड पर मिलने वाले जो राउवोल्फिया वोमिटोरिया है उनमें पोटेंसी में और एक्टिव केमिकल के रिलीज में डिफरेंस आता है। और ये भी याद रखना है कि राउवोल्फिया वोमिटोरिया जो केमिकल रिलीज करता है उसका नाम है रेसरपाइन। क्या है बेटा? जो कि एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस का केमिकल है। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर? दूसरा एग्जांपल इसने लिया है कि इंडिया में राइस की लगभग 50,000 स्ट्रेन्स पाई जाती हैं। क्या लिखा हुआ है? लगभग 50,000 स्ट्रेन्स पाई जाती हैं। लेकिन इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, 50,000 से 2 लाख स्ट्रेन्स या वेराइटीज पाई जाती हैं। कहाँ गया वो बालक एक था, उसके बाद आया ही नहीं, है ना? ठीक है, मैंने कहा था कि भैया समय से पहले और भाग्य से ज्यादा है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको लिखवा ही दूंगा। तो 50,000 से 2 लाख स्ट्रेन्स किसकी पाई जाती हैं? राइस की, राइट? पोटेंसी इंक्रीज इन नंबर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पोटेंसी अलग है, रिलीज ऑफ एक्टिव केमिकल अलग है। पोटेंसी प्रोजेनी जनरेशन। चलिए नाउ यहां पर उसने कहा है कि 50,000 से 2 लाख वेराइटीज या स्ट्रेन्स किसकी पाई जा रही हैं? राइस की। दूसरा एग्जांपल लिया है मैंगो की, लगभग 1,000 वेराइटीज इंडिया में पाई जाती है। ये तो हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंगो की गजब वेराइटीज होती हैं। ठीक है, बादाम हो गया है, इसके अलावा दशहरी हो गया है, लंगड़ा हो गया है, हाफूस हो गया है, तोतापरी हो गया है, केसर हो गया है। अरे हाँ कि ना? ये सब क्या है तो मैंजीफेरा इंडिका ही। लेकिन इनमें किस लेवल पर डिफरेंस है? दिस इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब एनसीईआरटी ने राइस के साथ तो लिखा है स्ट्रेन और मैंगो के साथ लिखा है वेराइटी। दोनों टर्म्स सिनोनिमस हैं बेटा, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं उस बालक के क्वेश्चन की वजह से, राइट? ये दोनों टर्म्स कैसी हैं बेटा? सिनोनिमस हैं। दोनों को हम स्ट्रेन को वेराइटी की जगह पर और वेराइटी को स्ट्रेन की जगह पर यूज कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल स्ट्रेन का यूज माइक्रोबियल कम्युनिटीज के लिए किया जाता है। इसके लिए करते हैं बेटा, जैसे ई कोलाई का ये स्ट्रेन है, साल्मोनेला का ये स्ट्रेन है, राइट बच्चे? उसी तरह से वैरायटी टर्म एक ब्रॉड टर्म है जिसको हम लोग हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक स्ट्रेन एंड वैरायटी बोथ आर सिनोनिमस। यहां तक की कहानी क्लियर? ये खत्म हुआ बेटा आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी में ही दो चीजें और क्लियर हो जानी चाहिए। एक टर्म आता है बेटा इकोटाइप। क्या बेटा? और एक टर्म आता है इकोफीन्स।
और आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको ऑप्शन में ई कार्ड्स लिखा हुआ मिला होगा। इकोफिन्स को ही ई कार्ड्स कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि यार इको टाइप क्या होता है, सुनना बहुत ध्यान से बात को। इको टाइप्स क्या होते हैं? टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। डिफरेंट का मतलब हो गया दोनों अलग अलग जोग्राफिकल एरिया, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, which are genetically adapted for their climate or environment, which are genetically adapted for their climate or environment are ecotypes, are, समझ में आ गई बात? और इजी कर लेते हैं, सेम स्पीशीज डिफरेंट जीनोटाइप्स। अरे इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने से बढ़िया है एक लाइन में समझ में आ गया। एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनमें क्या मिल रहा है? डिफरेंट जीनोटाइप्स मिल रहे हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर इकोटाइप। अफ्रीकन ह्यूमन और यूरोपियन ह्यूमन दोनों को देखकर बता सकते हो कि कौन अफ्रीकन है कौन यूरोपियन है। इसका मतलब उनमें मिलेनिन प्रोडक्शन वाला जो जीन है इधर ओवर एक्सप्रेस्ड है उधर लीस्ट एक्सप्रेस्ड है। अरे हाँ के ना? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं दोनों आपस में क्या है? इको टाइप्स हैं। समझ में आ गई बात? 3 पॉइंट लिखने इको टाइप में, लिखो फटाफट से। पहला, सेम स्पीशीज डिफरेंट जीनोटाइप्स, सेम स्पीशीज डिफरेंट जीनोटाइप्स। नेक्स्ट, ये वाला चेंज परमानेंट होता है कि टेम्पोररी? परमानेंट है। अफ्रीकन यूरोप में रहने लग जाएगा तो भी काला ही रहेगा, ठीक है। चेंज इज परमानेंट। नेक्स्ट, क्या दो इको टाइप्स में इंटरब्रीडिंग हो सकती है? क्योंकि सेम स्पीशीज के, ऑब्वियस सी बात है इंटरब्रीडिंग पॉसिबल, इंटरब्रीडिंग पॉसिबल, राइट बच्चे? ये खत्म हुआ आपका इको टाइप्स। नेक्स्ट बात करेंगे इकोफिन्स। बेटा मैंने आपको इको टाइप्स की एक डेफिनेशन बताई थी, क्या? टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज विच आर जेनेटिकली अडेप्टेड फॉर देयर एनवायरनमेंट और क्लाइमेट, राइट? यहां पर इको टाइप में हमने कहा था सेम स्पीशीज डिफरेंट जीनोटाइप का टाइप ले लिया यहां पर, राइट? तो दूसरा टर्म तो आप आराम से पहचान लोगे, सेम स्पीशीज डिफरेंट phenotypes, मतलब organisms which are morphologically adapted for their climate, organisms which are morphologically adapted for their climate। अबे बहुत कठिन चीज है क्या यार? इकोटाइप में क्या हो रहा है? सेम स्पीशीज है डिफरेंट जीनोटाइप। इकोफिन क्या है? सेम स्पीशीज डिफरेंट फिनोटाइप। समझ में आ गई बात? लिख लीजिएगा इकोफिन्स क्या है। सेम स्पीशीज डिफरेंट फिनोटाइप्स। चेंज परमानेंट है कि टेम्पररी बेटा? टेम्पोररी है। एरिया चेंज, मॉर्फोलॉजी चेंज। चेंज इज टेम्पोररी। नेक्स्ट, इंटरब्रीडिंग पॉसिबल। सेम स्पीशीज के हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंटरब्रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, किसका? मल्टीपल एग्जांपल। प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन हो सकते हैं। क्लोरोफिल का जो नंबर है, क्लोरोफिल का जो साइज है, जैसे कि हीलियोफाइट और सीओफाइट्स होते हैं। हीलियोफाइट्स के अंदर जो यूनिट्स होती हैं वो छोटी होंगी, लेकिन सीओफाइट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक यूनिट्स कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। लेकिन अगर उनको लाइट का एक्सपोजर मिलने लग जाए तो यूनिट्स का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्पीशीज नेक्स्ट लेवल की, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। भैया कम्युनिटी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, याद है कुछ? स्पीशीज रिचनेस प्लस स्पीशीज इवननेस प्लस टेक्सोनोमिक रिमोटनेस। अरे हाँ के ना? लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल में जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है और कहाँ नंबर ऑफ स्पीशीज, जहां नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है उस जगह की स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, और जहां नंबर ऑफ स्पीशीज कम है वहां की स्पीशीज डाइवर्सिटी, बस यही चीज यहाँ पर देखनी है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी उस जगह की ज्यादा होगी जहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा। एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया है क्या?
कि वेस्टर्न घाट्स हैव मोर एम्फीबियन स्पीशीज एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, और इसका एक एक्सटेंशन भी बताया था आपको कि मोस्ट ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट्स आर एंडेमिक, जो कि केवल वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं, उसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। ये एग्जांपल किसका हो गया बेटा? स्पीशीज डाइवर्सिटी का। तीसरा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या बेटा? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा भैया बताना, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी एट जीन लेवल। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी एट इकोलॉजी लेवल। अरे डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। डाइवर्सिटी एट मतलब यहाँ जितने डिफरेंट जीनोटाइप होंगे उतनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज उतना ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स उतनी ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब जिस एरिया में टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स ज्यादा होंगे उस एरिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी दूसरे एरिया के कंपैरिजन में ज्यादा होगी जहां पर टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स कम होंगे। समझ में आई बात? जहां टाइप ऑफ इकोसिस्टम ज्यादा वहां की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा, जहां टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स कम वहां की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है कि इंडिया हैज मोर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। इंडिया हैज मोर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। अब यार इस बात का मतलब क्या है? पहले तो ये देखते हैं कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैसे। इंडिया में क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुअस, पोलर रीजन। पोलर मतलब टुंड्रा लाइक कंडीशन, हिमालयन रीजन पर 3600 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर टुंड्रा लाइक कंडीशन मिलेगी, राइट। इसके अलावा क्या हमारे यहाँ पर कोरल रीफ्स हैं? क्या यहाँ पर रिवर्स हैं, लेक हैं, पॉन्ड हैं, ओशियंस हैं, एस्चुरीज हैं। मतलब जितने भी इकोसिस्टम आप सोच सकते हो सभी तरह के इकोसिस्टम इंडिया में पाए जाते हैं, इवन हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी हैं। लेकिन अगर हम नॉर्वे की बात करें जो कि एक तरह की टेम्परेट कंट्री है, कैसी बेटा? वहां पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं मिलेगा। हेलो, मुझे बताइए इंडिया और नॉर्वे में से किसकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है? इंडिया हैज मोर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। बोले सर सारी बातें ठीक है लेकिन इसमें एक चीज बार बार कह रहा है, स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। अब बोले यार ये स्कैंडिनेविया का मतलब क्या है? पुराने जमाने में वो राजा महाराजाओं के साम्राज्य हुआ करते थे। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़, राइट है ना। इस तरह से आपने एक मूवी में भी देखा होगा महिष्मती साम्राज्य। अरे हाँ कि ना, राइट। एक आपने स्पार्टन्स वगैरह भी सुना होगा हॉलीवुड वगैरह में, ठीक। तो ये क्या है, पुराने जमाने के किंगडम्स हुआ करते थे, ठीक। उसी तरह से वेस्टर्न कंट्री में एक किंगडम था स्कैंडिनेविया, ठीक। अब जो पुराने जमाने में मेवाड़ था वो आज के जमाने में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है, राइट। जो पुराने जमाने में मारवाड़ था वो आज के जमाने में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर है, राइट। तो ये क्या हो गए हैं भैया, अलग अलग साम्राज्य जो है वो अब छोटी छोटी जगहों पर सिटीज में या कंट्रीज में टूट गए हैं। उसी तरह से जो पुराने जमाने में स्कैंडिनेविया हुआ करता था वो आज 3 कंट्रीज में टूटा हुआ है, दैट इज नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। ठीक है, कौन कौन से बेटा? नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। इसका मतलब नॉर्वे इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, डेनमार्क इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्वीडन इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। लेकिन एनसीईआरटी ने एग्जांपल किसका लिया है? नॉर्वे। कि इंडिया हैज मोर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। यहां तक की कहानी सबको क्लियर? हमने टर्म बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर दिया, हमने बता दिया कि अलग अलग लेवल्स पर डाइवर्सिटी पाई जा सकती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई, स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गई और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई, राइट। अब बात आती है कि भैया हाउ मेनी स्पीशीज इन वर्ल्ड एंड हाउ मेनी स्पीशीज इन इंडिया, ठीक। हाँ, एल्पाइन मीडोज, मीडोज वेजिटेशन के लिए यूज करते हैं, बताया मैंने पहले भी। हाँ
ह्यूमंस के अंदर कैसे बताएगा, कैसे बताएगा ह्यूमन के अंदर? या तो आप पिगमेंटेशन बता सकते हो। हर एक स्पीशीज में हर समय पर इकोफिन बनेगा जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मेनली मैक्सिमम अडेप्टेबिलिटी जेनेटिक कंपोजिशन के बेसिस पर बता रहे हैं। ह्यूमन में बता दिया हमने उसको। प्लांट्स के अंदर आप इकोफिन्स बड़े कॉमनली देख सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स में इकोफिन्स कम तरह के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में हर जगह पर होगा, हर दो अलग अलग वेराइटीज में होगा जरूरी नहीं है। जैसे आपने दो ब्रीड्स ले लिए, दो ब्रीड्स ले लिए तो उसमें जेनेटिक लेवल पर तो वेरिएशन है, लेकिन मॉर्फोलॉजी में वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा जरूरी नहीं है। राइट। नेक्स्ट, मतलब केवल मॉर्फोलॉजी, जीन चेंज होगा तो मॉर्फोलॉजी तो चेंज होगा ही, सही। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ रहा है बेटा, हाउ मेनी स्पीशीज इन वर्ल्ड एंड हाउ मेनी स्पीशीज इन इंडिया। हाउ मेनी स्पीशीज इन वर्ल्ड। चलो भाई, आपके एनसीईआरटी ने जो यहां पर डेटा लिया है वो लिया है आईयूसीएन का। किसका बेटा? आईयूसीएन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। राइट बच्चे, आईयूसीएन वह संस्था है बेटा जहां पर कोई भी स्पीशीज अगर खोजी जाती है तो उसका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन किस में किया जाएगा? कहीं पर भी कोई भी स्पीशीज अगर खोजी गई तो उसका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा? आईयूसीएन में। मतलब वो स्पीशीज वैलिड ही तब मानी जाएगी जब वो एक्सेप्ट हो जाएगी कहां पर? आईयूसीएन में। समझ में आ गई बात? जैसे हमारे यहाँ पर भी कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है या कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड बनवाया जाता है, तो भैया जितनी भी स्पीशीज खोजी जाती है उनका आधार कार्ड कहाँ बनता है? राइट। अब हर साल कुछ एक स्पीशीज नहीं खोजी जाती ही होंगी। हेलो, उनकी डिटेलिंग कहाँ पहुंचती है? इसका मतलब हर साल आईयूसीएन की लिस्ट अपडेट होती है, हर साल आईयूसीएन की लिस्ट अपडेट होती है। एनसीईआरटी ने ये जो डेटा लिखा है बेटा, ये है आईयूसीएन 2004 का। समझ में आई बात? कि 2004 में जो आईयूसीएन की लिस्ट पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम डेटा यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन 2004 slightly more than 1.5 million species of plants and animals are documented. 1.5 million species of plants and animals are documented. ठीक है, डॉक्यूमेंटेड मतलब इनका पूरा लेखा जोखा प्रेजेंट है। कहाँ खोजी गई, कब खोजी गई, किस हैबिटेट में खोजी गई, कितने इंडिविजुअल सर्वाइविंग कंडीशन में है, किसने खोजा है, किस तरह का स्पेसिमेन इसका दिखता है, वो सारी चीजें कहाँ पर प्रेजेंट है? आईयूसीएन। कितनी स्पीशीज की? 1.5 मिलियन से कुछ ज्यादा स्पीशीज की। राइट। जितनी भी डॉक्यूमेंटेड स्पीशीज हैं बेटा, उनमें से 70% स्पीशीज आर ऑफ एनिमल्स। सभी डॉक्यूमेंटेड स्पीशीज में से कितनी बेटा? 70% स्पीशीज आर ऑफ एनिमल्स एंड 22% स्पीशीज आर ऑफ प्लांट्स। 22% स्पीशीज किसकी बेटा? प्लांट्स की। अगली चीज, जितने भी एनिमल्स खोजे गए हैं उनमें से 7 आउट ऑफ 10 एनिमल्स, कुल मिलाकर 70% एनिमल्स आर इंसेक्ट्स। आई बात समझ में? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी एनिमल्स में इंसेक्ट्स की होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी किसकी मिल रही है? इंसेक्ट्स की। क्या यहां तक की बात क्लियर? 70% ऑफ एनिमल्स, सॉरी, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से 70% एनिमल्स क्या है बेटा? इंसेक्ट्स हैं। आगे एनसीईआरटी ने जो प्लांट्स लिखे हुए हैं, प्लांट्स के अंदर इन्होंने किस किस को लिया है? जिस जिम्नोस्पर्म्स को लिया है, ब्रायोफाइट्स को लिया है, टेरिडोफाइट्स को लिया है, फंगस को लिया, एल्गी को लिया है। हेलो, फंगस को भी उन्होंने प्लांट में ही क्लासिफाई किया हुआ है आईयूसीएन 2004 में। अरे बोलो यार। राइट। अब फंगस के बारे में एक क्राइटेरिया, एक डेटा एनसीईआरटी ने लिख कर दिया है कि फंगल स्पीशीज का टोटल नंबर, क्या बेटा? फंगल स्पीशीज का टोटल नंबर इज मोर देन द सम टोटल ऑफ फिशेज स्पीशीज, एम्फीबियन स्पीशीज, reptile species and mammal species.
फंगल स्पीशीज का टोटल नंबर इज मोर देन द सम टोटल ऑफ फार्म। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, याद रखना जरूरी है। समझ में आई बात? फंगल स्पीशीज का टोटल नंबर इज मोर देन सम टोटल ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल स्पीशीज। मतलब दुनिया में जितनी भी फिशेस की स्पीशीज हैं, एम्फीबियन की स्पीशीज हैं, रेप्टाइल्स की स्पीशीज हैं और मैमल्स की स्पीशीज हैं, इन सब का टोटल भी कर दिया जाए तो भी फंगस स्पीशीज का नंबर उनसे ज्यादा निकलेगा। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? ये तो बात हुई भैया IUCN के डेटा के बारे में। अब कोई भी कुछ अच्छा काम कर रहा होता है तो कोई ना कोई बीच में भसड़ मचाने आ ही जाता है। इसी प्रकार के एक व्यक्ति हैं श्रीमान रॉबर्ट मे। According to Robert May, there is a sound and scientific estimate that हो न हो दुनिया में approximately 7 million species पाई जाती हैं, out of which only 22% are documented। कितनी बेटा? 22% are documented। जितनी भी स्पीशीज खोजी गई हैं उनका डेटा इसने बताया कि भैया बस 22% है, वैसे होनी कितनी चाहिए? 7 मिलियन होनी चाहिए, इनका अनुमान है ऐसा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर? 7 मिलियन का 22% निकालेंगे तो 1.54% ही, 1.54 मिलियन ही आएगा, जो कि हम IUCN के डेटा में बता चुके हैं कि स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज आर डॉक्यूमेंटेड, राइट। वर्तमान समय में हमारे पास साइंटिफिक एडवांसमेंट और भी अच्छा हो चुका है, जिसमें हम लोग फाइलोजेनेटिक इंटर रिलेशनशिप के बेसिस पर एंसेस्ट्रल रिलेशंस को निकाल सकते हैं। और आज का अनुमान मैं आपको बता देता हूं, दुनिया भर में लगभग 20 से 50 मिलियन स्पीशीज पाई जाती है भैया। 2 करोड़ से 5 करोड़, 1 मिलियन इज 10 lakhs, राइट। 20 से 50 मिलियन स्पीशीज दुनिया में प्रेजेंट टाइम पर पाई जाती हैं, ऐसा अनुमान। NCERT ने नहीं लिखा है, मैंने आपको रिसेंट डेटा बताया है। क्या डाइवर्सिटी वाले में? हाँ, इधर नहीं लिखा है, इस वाले में आ गया। ये मैंने नहीं पढ़ा, 4 साल से NCERT नहीं पढ़ी है। चलिए जी, अगर हम लोग पढ़ना चाहिए मेरे को, है ना। हाँ, तो 20 से 50 मिलियन स्पीशीज जो है वो दुनिया के अंदर पाई जाती हैं। सो के उठ के आ जाते हैं। अभी भी नीचे बैठा हुआ था तो बोले भाई क्या हुआ, बहुत तबीयत खराब है क्या? बोले नहीं, 3 घंटे सो लिया, है कि नहीं, है ना। तो बोले अभी क्लास में नहीं गए तो भी गर्मी नहीं आई, वरना क्या होता है 5 बजे नीचे जाके मिलता हूँ तो वहां पर तूफान मच जाता है। आकर आज शांत बैठा हुआ था तो बोले अभी तक गर्मी नहीं आई है। ठीक है, चलिए जी। दुनिया भर में लगभग कितनी बेटा? 20 से 50 मिलियन स्पीशीज पाई जाती है। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? अगला बेटा, हाउ मेनी स्पीशीज इन वर्ल्ड हो गया। अब क्या बचा? हाउ मेनी स्पीशीज इन इंडिया। हाउ मेनी स्पीशीज इन इंडिया। NCERT ने लिखा है कि इंडिया इज अमंग 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, है ना बेटा। इट इज अमंग 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। अब यार इस बात का मतलब क्या है? मेगा डाइवर्स कंट्री का मतलब क्या है? कि ऐसी जगह जहां पर एक्सेस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी या वेरी ह्यूज स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। अरे समझ में आई बात? ठीक है, तो इट इज अमंग द 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। रिसेंट डेटा अपडेट कर लीजिए, अभी तो ये अपडेटेड नहीं होगा, 12 ही लिखा हुआ है। ठीक है, लिखो वर्तमान समय में 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं भैया, लिखना। Presently, there are 17 mega diverse countries. Presently, there are 17 mega diverse countries which contain about 70% of total global diversity.
which contain about 70% of टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी। क्या समझे कि दुनिया में 17 कंट्रीज मेगा डाइवर्स हैं और इन 17 कंट्रीज में दुनिया भर की 70% स्पीशीज आपको मिल जाएंगी। मतलब बाकी जगहों पर बाकी पूरी दुनिया घूम के केवल 30% ही खोजनी है ना। बाकी 70% किधर मिल जाएंगे आपको? 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में। नेक्स्ट, India is among 12 mega diverse countries of the world, which covers about 2.4% of area and contain about 8.1% of global species diversity, जिसमें से 45,000 species are of plants and twice are of animals. 90,000 species are of animals. ठीक है बेटा, सब ठीक चल रहा था, फिर रॉबर्ट में आ गए और उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में 1 lakh species of plants and 3 lakh species of animals are yet to be discovered in India. इंडिया में अभी भी 1 लाख स्पीशीज प्लांट्स की और 3 लाख स्पीशीज एनिमल्स की खोजा जाना बाकी है। यहां तक की बात सबको क्लियर? पहले टर्म बायोडाइवर्सिटी बता दिया, देन हमने लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बता दिया, देन हमने दुनिया में डाइवर्सिटी बता दिया, देन हमने इंडिया में डाइवर्सिटी बता दिया। अब इन सब डाइवर्सिटी को बताने के बाद ये आती है बात कि ये जो डाइवर्सिटी है इसका दुनिया भर में किसी ना किसी का एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा बेटा। अगला टॉपिक आ रहा है दैट इज पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशनल रेंजेस कैसे डिसाइड होती है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये तो अनुमान है और ये रॉबर्ट मे का नाम लेके पूछेगा तब 7 मिलियन बताना है ना। क्वेश्चन कुछ फ्रेम तो करेगा ना, नहीं लेगा और क्या पूछेगा? क्या डॉक्यूमेंटेड कि अप्रोक्सीमेट? डॉक्यूमेंटेड पूछेगा तो स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, अप्रोक्सीमेट पूछेगा तो 20 से 50 मिलियन। अब बोल गधे। हाँ बोलो। मेगा डाइवर्सिटी में 14 और 17 लिख कर आ गया तो क्या टिक करेंगे? हैं? ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, राइट? सॉरी 12 और 17 लिख कर आ गया तो फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर एम्बिग्यूटी क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। 2016 के पहले तक एम्बिग्यूटी आ जाया करती थी और एग्जामिनर को जो मर्जी पड़ती थी वो उसका आंसर दे देता था। सही बात है ये, ठीक। 2016 के बाद से एक नई चीज नाटक शुरू हो गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इस साल कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 18 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं कोई क्वेश्चन एम्बिगुअस देता हूं टेस्ट में तो मुझे आप 400-500 लोगों को जवाब देना है भाई। पता नहीं कौन कहां से किस किस प्रकार का केस ठोकेगा। अरे हाँ के ना। इसलिए भैया पिछले 4 साल से पेपर इजी होने का कारण भी एक ये बन रहा है, एम्बिग्विटी जनरेट नहीं हो रही, सीधा एनसीईआरटी से जैसा का जैसा ही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। लेकिन हाँ, जब एनटीए ने पहली बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया तो कुछ एक चीज बहुत अच्छी हुई है जिसमें उसने कॉन्सेप्चुअल चीज को सही माना है। जैसे कि आपने प्लांट फिजियोलॉजी में एंजाइम का क्वेश्चन आया था, प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला, राइट? बिल्कुल। लेनिंजर एक बायोकेमिस्ट्री की सबसे बड़ी सबसे फेमस बुक है लेनिंजर करके, उसकी लाइन छपी थी वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो गलत था, लेकिन लेनिंजर के अकॉर्डिंग वो सही था और उसने सही कॉन्सेप्ट को ही सही माना है। ये हम जैसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम पेपर सॉल्व करने बैठे थे तो जैसे ही पेपर सॉल्व करने बैठे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कई लोगों ने उसका आंसर वो दिया। मैंने कहा यार सर ये बात एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन मेरे अनुसार आंसर ये जाना चाहिए। बोले क्यों जाना चाहिए? मैंने कहा कि
लेनिंजर के इस वाले पेज नंबर पर इस प्रकार से एक लाइन लिखी हुई है, आप चाहो तो उसको खुलकर देख सकते हैं। उसी समय पर कुछ लोगों के पास, मेरे पास भी सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई थी, हमने वो लेनिंजर की किताब खोली और बस वो 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और उसमें एक को तो उसने ए स्टेटमेंट दे दिया और एक को उसने बी स्टेटमेंट दे दिया, पूरे एक स्टेटमेंट को 2 में तोड़ दिया। और जब आंसर आया तो बहुत, जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत इस बात को अप्रिशिएट किया कि यार बात सही है, एट लीस्ट लोग कंसर्न्ड हैं। अब एनटीए जो है वो कंसर्न्ड है सही चीज को सही माने। एक शायद वो आपके आई का भी कोई क्वेश्चन आया था, है ना, उस आई वाले क्वेश्चन में भी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज को सही माना गया था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर नहीं गया था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं हम जैसे लोगों के लिए और आप जैसे लोगों के लिए कि हाँ, जो हम कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट मानकर चल रहे हैं। हाँ, क्या? हाँ हाँ कहाँ उल्टा है? हाँ हाँ हाँ। किसने दिया है? किसने दिया है? कितना दिया है? वर्ल्ड का कितना बताया गया है? हाँ, तो एक्सट्रीम एस्टिमेट कैसे बैठ के बोला? आज 3 करोड़ है यार, आज 3 करोड़ है, कल 5 करोड़ थी। एक्सट्रीम एस्टिमेट कैसे आएगा? घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए हमने एरिया बता दिया, ठीक है, जिस कॉन्ट्रैक्टर को हमने लीज पर दिया है कि भैया तुझे घर बना के देना है, बता कितने पैसे लेगा? बोले भाई 50 लाख रुपए लूंगा। ठीक, अब क्या हुआ कि मकान बनाने में लगभग 60-65 लाख रुपए लग गए। हेलो, या फिर मकान बनाने में 40-45 लाख रुपए ही लगे। तो उसने क्या बताया? एक एस्टिमेट ही बताया जा सकता है, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी है इनका। एस्टिमेट कैसे लगाया उसने? एरिया को माप के, कितनी दीवारें, कितने रूम, कितना फर्नीचर बनेगा, वो तभी तो बनेगा। तो ये सब फाइलोजेनिक के बेसिस पर ही तो डिसाइड होगा कि कितनी स्पीसीज निपट गई, कितनी स्पीसीज हैं और कितनी स्पीसीज इसके फाइलोजेनिक ट्री में आगे कनेक्टेड रही होंगी। ठीक है, साइंटिफिक एस्टिमेट जो है वो लिखा हुआ है अंग्रेजी में, लेकिन एक्सट्रीम एस्टिमेट वर्तमान समय में कैसे आएगा? साइंटिफिक ही आएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। कहाँ पढ़ा रहा था मैं गारंटी नहीं लेता कि कल खत्म हो जाएगा। हाँ, कहाँ थे हम लोग? पैटर्न्स ऑफ बायो, नहीं नहीं नहीं, इंडिया में बता दिया, वर्ल्ड में बता दिया। ठीक, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला पैटर्न हम बता देते हैं, अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूडिनल चेंज बेटा, दैट इज लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। नेक्स्ट, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, ये टर्म मैंने आपको पहले कभी सिखाई है क्या? जब मैंने आपको बायोम्स सिखाए थे तब आपसे कहा था कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर लगातार लैटिट्यूड बढ़ता है और क्लाइमेटिक वेरिएशंस होते हैं। इक्वेटर के जस्ट पास में ट्रॉपिकल, देन सब ट्रॉपिकल, देन टेम्परेट, देन पोलर, ये जो अलग अलग क्लाइमेटिक वेरिएशंस बने हैं, क्या ये ग्रेडियंट्स हैं बेटा? और ये ग्रेडियंट किसके चेंज होने पर? लैटिट्यूड के चेंज होने पर बन रहे हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स में हमें ये बात 100% समझ में आ चुकी है कि इक्वेटर से और पोल्स की तरफ जाने पर, किधर से किधर? इक्वेटर से और पोल्स की तरफ जाने पर लगातार लैटिट्यूड बढ़ता है बेटा, और लैटिट्यूड बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज डाइवर्सिटी भी कम होती है बेटा। ठीक है, लैटिट्यूड तो बढ़ता है लेकिन स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती, मतलब ट्रोपिक्स आर मोर डाइवर्स एज कंपेयर टू पोल्स। यहां तक की बात क्लियर?
अब इस बात को एनसीईआरटी ने कहा है तो ऑब्वियस सी बात है एनसीईआरटी इसको प्रूफ भी करेगी एग्जांपल देकर। एनसीईआरटी ने इस बात को प्रूफ करने के लिए बर्ड्स स्पीशीज का एग्जांपल लिया है। किसका बेटा? बर्ड्स स्पीशीज का एग्जांपल लिया है। एनसीईआरटी ने कहा है कोलंबिया which is located near the equator have 1400 species of birds। कितनी बेटा? 1400 species of birds कोलंबिया में पाई जाती है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क which is located at 41 degrees north latitude। हाँ भाई, ट्रॉपिकल है कि सब ट्रॉपिकल है? ट्रॉपिकल है कि सब ट्रॉपिकल? टेम्परेट है बेटा। 0 से 20 तो ट्रॉपिकल, 20 से 40 सब ट्रॉपिकल, 40 से 60 टेम्परेट और 41-40 के बाद आता है। अरे आ गई बात समझ में? ठीक, तो ये कौन सा लैटिट्यूड हुआ? टेम्परेट। यहाँ पर लगभग 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड बेटा विच इज लोकेटेड एट 71 डिग्रीज नॉर्थ। कौन सा रीजन है? पोलर रीजन है, क्योंकि अबव 60 डिग्रीज है। इसका मतलब केवल नाम में ही ग्रीन है बेटा, बाकी तो सफेद है। ठीक है, हाँ। यहाँ पर 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। देखना जरा, हमने कहा इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, देन टेम्परेट में उससे कम हुई है और पोलर रीजन में सबसे कम। यहां तक की बात क्लियर? आगे आपको एक डेटा और याद रखना है इंडिया के बारे में। इंडिया हैव अप्रोक्सीमेटली 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। कितनी पाई जाती है बेटा? 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पर पाई जाती है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? आगे इन्होंने और डेटा दिया है कि भैया जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर मैक्सिमम स्पीशी डाइवर्सिटी पाई जाती है। अमेजोनियन फॉरेस्ट की जो स्पीशी डाइवर्सिटी है उसका कुछ डेटा भी यहाँ पर दे रखा है। अगर ये डेटा याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। यहाँ से वैसे यूजुअली क्वेश्चन नहीं आता है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, राइट। डेटा को आप याद करने के लिए एक बार किसी पेपर पर लिख लीजिएगा और उसको बार बार रिकॉल करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के अंदर उन्होंने बताया है कि लगभग 40,000 स्पीशीज प्लांट्स की पाई जाती है। कितनी बेटा? 40,000। 3,000 स्पीशीज फिशेज की हैं, लगभग 1,300 स्पीशीज बर्ड्स की है, राइट। नेक्स्ट, 427 मैमल्स और एम्फीबियंस की हैं, 378 रेप्टाइल्स की हैं और 1,25,000 इंसेक्ट्स की हैं। क्लियर? अब आगे फिर रॉबर्ट मेजी आगे धूम मचाने, और उनका कहना यह है कि भैया अभी भी इन अमेजोनियन फॉरेस्ट में 2 मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड। है ना, 2 मिलियन स्पीशीज इंसेक्ट्स की अभी भी यहाँ पर खोजा जाना बाकी है। ठीक, अब यार जैसे ही मैंने ये बात कही कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर लगातार डाइवर्सिटी कम हो रही है, मतलब ट्रॉपिक्स आर ऑलवेज मोर डाइवर्स बेटा। अब व्हाई ट्रॉपिक्स आर मोर डाइवर्स, ये हमेशा से क्वेश्चन बनता आया है। इस वजह से अलग अलग साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव करने के लिए अलग अलग हाइपोथेसिस दिए। ठीक है, 3 हाइपोथेसिस आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला, स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बेटा? स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये बात आपने इवोल्यूशन में भी पढ़ी होगी। इवोल्यूशन में बताया जाता है कि स्पीशिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज रिक्वायर्स अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम बेटा। अब इस लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम में बार बार या फ्रीक्वेंटली डिस्टर्बिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, तो स्पीशिएशन ज्यादा इजी होगा या कांस्टेंट कंडीशन में ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट कंडीशंस में ज्यादा इजीली स्पीशिएशन होगा। यही वजह है कि ट्रॉपिकल एरियाज जहां पर मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्लाइमेटिक कंडीशन कांस्टेंट है, इस वजह से वहां पर क्या ज्यादा है? स्पीशिएशन। मिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पर फंक्शन ऑफ टाइम के लिए बता रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से कांस्टेंट कंडीशन होने की वजह से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज वेरी इजी एंड फ्रीक्वेंट। यही कारण है कि ट्रॉपिक्स में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। ठीक, दूसरा हाइपोथेसिस जो इसी से ही मिलता जुलता है वो कहता है कि ट्रॉपिक्स आर लेस सीजनल एज कंपेयर्ड टू टेम्परेट्स। ट्रॉपिक्स आर
लेस सीजनल एज कंपेयर टू टेम्परेट। ये बात मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि अगर आपको एक्चुअल सीजनल वेरिएशन देखना है तो टेम्परेट में मिलेगा बेटा, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग और समर। लेकिन ट्रॉपिक्स में ओनली समर्स एंड विंटर्स होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर सीजनल वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, मोर कांस्टेंट एनवायरनमेंट पाया जाता है बेटा, जिसकी वजह से स्पीसिएशन तो ज्यादा हो ही रहा है, अडेप्टेबिलिटी भी इजी है और साथ के साथ निके स्पेशलाइजेशन भी ज्यादा है। अडेप्टेबिलिटी इजी है, निके स्पेशलाइजेशन ज्यादा है। जितना ज्यादा निके स्पेशलाइजेशन उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी मानी जाएगी बेटा। ट्रॉपिक्स की डाइवर्सिटी टेम्परेट के कंपैरिजन में इसलिए भी ज्यादा होती है। और तीसरा बेटा, ट्रॉपिक्स आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर। इक्वेटर पर लोकेट होने की वजह से यहाँ पर सोलर अवेलेबिलिटी ज्यादा, सोलर अवेलेबिलिटी ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा तो फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा, और फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है स्पीशीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है। क्या यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? ट्रॉपिक्स आर मोर डाइवर्स एज कंपेयर टू टेम्परेट्स ड्यू टू first speciation is a function of time. Tropics are less seasonal. Tropics have more solar availability that supports more species diversity. शायद बात समझ में आई हो बेटा। ये खत्म हुआ आपका लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। अगला आ रहा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। Species area relationship was represented by Alexander von Humboldt। एग्जामिनर का फेवरेट रहा है भैया ये, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सबसे पहले स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया। क्या बताया इन्होंने कि भैया एरिया बढ़ने के साथ साथ, कैसे बच्चों, एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, है ना बेटा। मतलब एक लिमिट तक तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसके बाद जाकर कांस्टेंट हो जाती है। समझ में आ गई बात? ये बात कही किसने? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। लेकिन यार अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करें कि हम इक्वेटर से शुरू कर रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे, ग्रेडियंट और क्लाइमेट के चेंज होने के साथ साथ टाइप ऑफ स्पीशीज भी चेंज होगा। इसका मतलब हर बार एक नई स्पीशीज मिलेगी ही सही, कॉन्स्टेंसी आएगी जरूरी नहीं है। तो फिर यार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का ये एक्सपेरिमेंट क्या गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनसीईआरटी ने ये जितना भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर दे रखा है, ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जो एक्चुअल रिसर्च आर्टिकल है उसका एब्स्ट्रैक्ट है। जब भी कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा जाता है तो उसकी समराइज्ड फॉर्म फ्रंट पेज पर होती है, ठीक, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। वो एब्स्ट्रैक्ट वाला पूरा डेटा एनसीईआरटी ने यहाँ पर दे दिया है। अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। लगभग वो 8 पेज का रिसर्च आर्टिकल है, ठीक। उस रिसर्च आर्टिकल में इन्होंने क्लियरली बताया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक दिन सुबह उठे होंगे और उठते ही क्या होगा कि बोले भाई एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ती है, उसके आगे नहीं बढ़ पाती है ना। पता नहीं क्या सोच के बोल दिया ऐसा, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने कई सालों तक अपने एक्सपेरिमेंट किए और उसके डेटा के एनालिसिस के बेसिस पर यह आर्टिकल रिप्रेजेंट किया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक पर्टिकुलर रीजन में किया गया था, जिसमें उन्होंने एरिया स्पेसिफाई किया था, स्मॉल एरिया एज वेल एज अ लार्ज कॉन्टिनेंट, राइट। दूसरा, एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं था। ऐसा नहीं कि बोले आज डाइवर्सिटी काउंट करना स्टार्ट कर दिया, बोले आप गिनना शुरू करता हूं देखना। हेलो, मतलब इनकी जो डाइवर्सिटी की कैलकुलेशन थी वो भी कैसी थी? स्पेसिफिक थी। अब स्पेसिफिक कैसे? इन्होंने अपने फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में प्लांट्स लिए, और वो भी कौन से? ओनली वेस्कुलर प्लांट्स। कौन से? एक पर्टिकुलर रीजन में डाइवर्सिटी निकालना शुरू किया, किसकी? वेस्कुलर प्लांट्स की। ऑब्वियस सी बात है, पर्टिकुलर रीजन में क्लाइमेट स्पेसिफिक, वेस्कुलर प्लांट्स का नंबर काउंट करना स्टार्ट किया, तो एरिया बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ स्पीशीज भी बढ़ता गया, बट ओनली अप टू अ लिमिट। क्योंकि उस रीजन में वही वाली स्पीशीज अब रिपीटेडली मिलने लगेंगी, इसकी वजह से आगे जाकर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगले सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने नॉन वेस्कुलर प्लांट लिए। इन्होंने एनिमल्स पर भी अपने एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें हर्बीवोर को अलग कैटेगराइज किया, कार्निवोर्स को। हर्बीवोर्स में भी सरफेस ड्वेलर्स पर फीड करने वाले अलग,
श्रब्स पर फीड करने वाले अलग और ट्री ड्वेलर्स अलग। ट्री पर भी लीव्स खाने वाले अलग और फ्रूट्स खाने वाले अलग। फ्रूगीवोर्स अलग और हर्बीवोर्स या लीफ पर फीड करने वाले अलग। हर एक का एक जनरलाइज्ड क्राइटेरिया बनाया और उसके बेसिस पर ये निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला कि एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज रिचनेस, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट इन अ रीजन। समझ में आ गई ये बात? ठीक। इसका जो ग्राफिकल प्लॉट है वो ग्राफिकल प्लॉट दिखता कैसा है? यहां पर इस वाले एक्सिस पर इन्होंने लिया था स्पीशीज रिचनेस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और इस वाले एक्सिस पर लिया था एरिया, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक। इन्होंने कहा कि एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है, बट ओनली अप टू अ लिमिट। इसका ग्राफिकल प्लॉट कुछ ऐसा है और एनसीईआरटी कहती है कि यह एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या है ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने कई लोगों से डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन उसने कहा है तो हमें मानना पड़ेगा, और गलत चीज है मुझे विश्वास है कि एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ ले तो क्या देना है? ठीक। यहां पर इसका जो फॉर्मूला दिया गया दैट वाज S इक्वल टू CA टू द पावर Z, जहां पर S इज स्पीशीज रिचनेस, A इज एरिया एंड Z इज द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, जिसको मैथमेटिकल टर्म्स में रिग्रेशन कोफिशिएंट कह दिया जाता है, राइट? यहां पर S इक्वल टू द CA टू द पावर Z है। क्या यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस और एरिया दोनों अलग अलग एक्सिस पर है बेटा? और जब भी दो वैल्यूज अलग अलग एक्सिस पर होती हैं, आप मेरे से ज्यादा बेटर फिजिक्स जानते हैं, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, इसलिए कभी भी इक्वल टू में नहीं आती, हमेशा प्रोपोर्शनेट में आती है। अगर इनको इक्वल टू में रखना है तो एक कांस्टेंट वैल्यू पुट करनी पड़ती है, राइट? तो उसी बेसिस पर ये फॉर्मूला राइज हुआ है। नेक्स्ट, अगर इसी फॉर्मूले को हम लॉग स्केल पर रखें, किस पर रखें बेटा? तो फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, log S इक्वल टू Z log A प्लस log C, राइट? और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ध्यान से देखा जाए तो क्या ये y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा दिख रहा है क्या? एंड y इक्वल टू mx प्लस सी इज एक्चुअली इसलिए लॉग स्केल के ऊपर इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। क्या यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? आगे इसने वैल्यूज भी दी है, और ये वैल्यूज वही हैं जो कि उनके एब्स्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी, ठीक है? और इन वैल्यूज के बेसिस पर ही आप जान जाओगे कि यार वाकई में ये स्पेसिफिक था। इन जनरल इन्होंने कहा कि z की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में आती है फॉर अ लार्ज कॉन्टिनेंट, मतलब रीजन स्पेसिफिक था। इन जनरल कह रहा है पहले, इसका मतलब रीजन स्पेसिफिक था। जैसे इन्होंने रीजन को बड़ा किया, इनकी वैल्यूज चेंज हो गई। फॉर अ लार्ज कॉन्टिनेंट कितना आया? 0.6 टू 1.2। और तीसरे वाले में तो और कंफर्म हो गया कि ये ऑर्गेनिज्म भी स्पेसिफिक था। फॉर फ्रूगीवोरस मैमल्स 1.15। समझ में आई बात? इसका मतलब केवल फ्रूगीवोर्स नहीं भैया, प्लांट्स का भी कैटेगराइजेशन स्पेसिफिक था, एनिमल्स में हर्बीवोर्स का भी कैटेगराइजेशन स्पेसिफिक था, और कार्निवोर्स का भी कैटेगराइजेशन स्पेसिफिक था। क्लियर? आगे एनसीईआरटी ने एक लाइन और लिखी है कि जितनी ज्यादा z की वैल्यू होती है, लाइन उतना स्टीपर होता है, और जितना स्टीपर लाइन होगा उतना ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होगा। अब इस बात को हम कैसे बता सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाला ग्राफ है, जिसमें कि यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस है और यहाँ पर एरिया है। तीन अलग अलग रीजन्स की स्पीशीज रिचनेस बताई गई है, जिसमें से एक है ए एरिया, एक है बी एरिया, एक है सी एरिया। मुझे बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टीप स्लोप किसका है? इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस किसकी है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए में सबसे कम एरिया में सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है बेटा? बी में एरिया ज्यादा है, कंपैरेटिवली स्पीशीज रिचनेस कम है। एरिया सबसे ज्यादा, स्पीशीज रिचनेस सबसे। क्लियर? एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चन बना कर दे, चूंकि एनसीईआरटी ने लिख कर दे दिया है, अब एग्जामिनर फ्री हैंड है, वो कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है।
कि एक इकोसिस्टम या 3 इकोसिस्टम्स किसी रीजन में पाए जा रहे हैं, जिसमें से एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एक डेजर्ट है और एक टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक, फॉलोइंग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बेसिस पर आइडेंटिफाई द स्लोप। ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और सी, समझ में आ गई बेटा बात? तो जितना ज्यादा स्टीपर स्लोप होगा उतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस। शायद बात समझ में आई हो। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हमने टर्म की बात की, देन हमने लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की, देन हमने दुनिया में कितनी डाइवर्सिटी, देन इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी, देन पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डाइवर्सिटी का, उसमें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दोनों पढ़ लिए। अरे बोलो यार, इतनी सारी बातें हम इतनी देर से कर रहे हैं, घर पे भी अगर किसी के बारे में ज्यादा बातें करो तो लोग शक करने लगते हैं कि यार उसी के बारे में बातें क्यों हो रही हैं। तो फिर पूछ लिया जाता है कि भैया ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है। अरे हाँ कि ना? तो अगली चीज यहाँ पर भी वही आ रही है, क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। इंपॉर्टेंस ऑफ है, चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने 2 साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स को कंसिडरेशन में लिया है, जिसमें से एक साइंटिस्ट है डेविड टिलमैन, टिल्लू दादा, राइट। डेविड टिलमैन ने क्या कहा? डेविड टिलमैन ने कहा कि मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी सपोर्ट्स मोर प्रोडक्टिविटी। सबसे पहली चीज तो क्या? मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी सपोर्ट्स मोर प्रोडक्टिविटी। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी shows less year to year variation in biomass. Very 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 important. स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर ज्यादा है तो ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास कम होगा। अब कई लोग आकर पूछते हैं कि सर आपने ही कहा कि डाइवर्सिटी ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो डाइवर्सिटी ज्यादा होने पर बायोमास कम कैसे हो सकता है? स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा, लेस ईयर टू ईयर बायोमास, लेकिन केवल बायोमास नहीं। समझ में आई बात? इस बात को समझने का एक सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, वो है सक्सेशन की पायनियर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटीज। हेलो, अगर हम पायनियर कम्युनिटीज की बात करें तो पायनियर कम्युनिटीज की स्टेबिलिटी ज्यादा कि कम? कम। फ्रीक्वेंट चेंजेस ज्यादा कि कम? इसका मतलब कम्युनिटी का स्ट्रक्चर लगातार चेंज होता रहता है। कम्युनिटी का स्ट्रक्चर लगातार चेंज होगा तो उसमें डिफरेंट स्पीशीज का बायोमास सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो बायोमास में वेरिएशन भी ज्यादा होगा। हेलो, पायनियर कम्युनिटीज की स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा कि कम? कम होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी तो वेरिएशन इन बायोमास ज्यादा होगा। उसी तरह से अगर हम क्लाइमेक्स की बात करें तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में डाइवर्सिटी ज्यादा। एक स्पीशीज ऐसी होगी या एक कम्युनिटी ऐसी होगी जो कि के सेलेक्टेड होगी, जो कि मैक्सिमम अडेप्टेबिलिटी और मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन शो कर रही होगी, और उसी की वजह से उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम बनी हुई है। अरे हाँ के ना? उस कम्युनिटी में स्पीशीज में चेंजेस तो हो रहे होंगे, लेकिन ये जो वेरिएशन है ये पूरी कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट। इसका मतलब जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी, ईयर टू ईयर होने वाला वेरिएशन इन बायोमास कैसा है? कम है। डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन नजर आएंगे इन बायोमास। लेकिन अगर डाइवर्सिटी कम है तो फ्रीक्वेंट चेंजेस है, फ्रीक्वेंट चेंजेस है तो वहां बायोमास में वेरिएशन भी मैक्सिमम मिलेगा। समझ में आ गई बात? दूसरा और भी इंपॉर्टेंट, और वो है पॉल एहलरिच। कौन बेटा? पॉल एहलरिच। और पॉल एहलरिच ने दिया था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस।
रिवेट जानते हो? वो स्क्रू होता है, स्क्रू के ऊपर जो बोल्ट लगाते हैं, उस बोल्ट जो हॉलो होता है, ठीक, उसको कहा जाता है रिवेट। बोल्ट को जब हम खोलकर बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं पॉपिंग आउट। बचपन में एक चॉकलेट खाई होती, पॉपिंस, कलरफुल आती थी, उसका नया अपडेटेड वर्जन है पोलो विद अ होल। अरे हाँ के ना, राइट। तो ये जो दोनों चॉकलेट्स हैं या ये दोनों कैंडीज हैं, ये इनको पॉप करके खाते हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया पॉपिंस। ऐसे खोलकर बाहर निकालना इज नोन एज पॉपिंग आउट, राइट। पॉल एलरिच ने क्या कहा? पॉल एलरिच ने कहा कि अगर किसी इकोसिस्टम को एयरप्लेन के साथ कंपेयर किया जाए, किसके साथ बेटा? तो एयरप्लेन को बनाने में थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स लगेंगे बेटा। जितने ज्यादा रिवेट्स होंगे उतना ज्यादा स्टेबल एयरप्लेन होगा। उसी तरह से अगर एयरप्लेन से हम इकोसिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं तो एयरप्लेन के रिवेट्स इकोसिस्टम की स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी या जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी, इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? अब एयरप्लेन में आने वाला हर एक पैसेंजर अपने साथ हर बार एक रिवेट खोलकर ले जाए अंदर से। कभी सीट में से खोल के ले गया, कभी एलसीडी में से खोल के ले गया, कभी एसी वेंट में से खोल के ले गया, कभी लगेज बॉक्स में से खोल कर ले गया। मतलब अगर अपने साथ एक एक रिवेट खोल कर ले जाए तो क्या ये इंस्टेंटली अंदर से रिवेट खोलने पर इंस्टेंटली उस एयरप्लेन की फ्लाइट को इफेक्ट करेगा? लेकिन भाई कोई बहुत ही ज्यादा समझदार था, वो विंग्स पर लगे हुए रिवेट्स खोल कर ले गया। कहां से बेटा? क्या इट विल इंस्टेंटली अफेक्ट द फ्लाइट ऑफ दैट एयरप्लेन बेटा? अंदर वाले जो रिवेट्स हैं दैट रिप्रेजेंट द जनरल स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम, जिनके एक्सटिंक्ट होने से इंस्टेंटली इकोसिस्टम बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन रिवेट्स ऑन विंग्स रिप्रेजेंट द कीस्टोन स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम, जिनको हटाने पर इंस्टेंटली इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो सकता है। तो यहां पर कुछ चीजें याद रखनी है। इकोसिस्टम इज एयरप्लेन, species are rivets, species on wings, keystone species are rivets on wings। अगर आपसे पूछा जाए what is the significance of rivet popper hypothesis, it explains the importance of keystone species in ecosystem। यहां तक की कहानी क्लियर? और इसने ये भी बताया है कि जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी पाई जाएगी। क्या यहां तक की बात क्लियर? ये खत्म हुआ भैया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यार हम लोग इतना कंसर्न क्यों हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से? क्योंकि दुनिया भर में बहुत तेजी से चल रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगला आ रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में एनसीईआरटी ने कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ डेटा दिया हो और वो याद करना जरूरी है, ठीक। एनसीईआरटी ने सबसे पहले लिखा है कि ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की वजह से ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में 2000 नेटिव बर्ड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है। ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की वजह से ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में कितनी बेटा? 2000 नेटिव बर्ड स्पीशीज क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। दूसरा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आईयूसीएन के डेटा के अनुसार पिछले 500 सालों में लगभग 784 स्पीशीज गॉट एक्सटिंक्टेड। कितने स्पीशीज? 784। डेटा याद करना जरूरी है, ठीक। इन 784 में से लगभग 359 स्पीशीज आर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, लगभग 338 स्पीशीज आर ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड 87 स्पीशीज आर ऑफ प्लांट्स। राइट बच्चों? नेक्स्ट, आगे एनसीईआरटी ने लिखा है कि पास्ट 20 इयर्स में 27 स्पीशीज गॉट एक्सटिंक्टेड। पिछले 20 सालों में लगभग 27 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ है, जिसमें से रीसेंट एक्सटिंक्शन का कुछ डेटा यहां दे रखा है। रिसेंट एक्सटिंक्शन में उन्होंने बताया है कि डोडो गॉट एक्सटिंक्टेड फ्रॉम मॉरिशियस। डोडो वाज अ कलरफुल बर्ड, ठीक है, जो कि डच सेलर्स की वजह से या उनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो गया है। कहां से? मॉरिशियस,
दूसरा है भैया क्वेगा फ्रॉम अफ्रीका। क्वेगा एक जीब्रा लाइक ऑर्गेनिज्म था, व्हाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स, बॉडी स्ट्राइप्स इस पे पाए जा रहे थे। ठीक। तीसरा थाइलेसीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। थाइलेसीन जानते हो क्या? यस, आपने इवोल्यूशन में तस्मानियन टाइगर सुना है, वही थाइलेसीन है बेटा। ठीक है, थाइलेसीन गॉट एक्सटिंक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट स्टेलर्स सी काउ फ्रॉम रशिया। अब स्टेलर्स सी काउ ऐसी गाय जो समंदर में चरने जाती थी? नहीं भैया, स्टेलर्स सी काउ एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही था जो कि एक सील या सी लायन जैसा दिखता था। ठीक है, इसकी भी बड़ी दुखद घटना है भैया। ये जो ऑर्गेनिज्म है, जब इसके बारे में पता लगा कि यार ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, व्हाइट कलर का होता था ये स्टेलर सी काउ, और जब इसके बारे में पता लगा तो ये ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में था, क्योंकि इसका बहुत तेजी से ओवर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, और ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था फॉर इट्स ब्लबर एंड मीट। इसके ब्लबर और मीट के लिए इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था। ऑलरेडी किस कंडीशन में था? क्रिटिकली एंडेड। इसलिए इसको प्रोटेक्शन दिया जाना जरूरी था। जब तक इसको प्रोटेक्शन दिया जाता तब तक ये एक्सटिंक्ट हो गया। राइट, तो रीसेंट एक्सटिंक्शन में कौन आया भैया? स्टेलर्स सी काउ। इसके बाद 3 टाइगर की सब स्पीशीज के बारे में बता रखा है। बाली, जावन एंड कैस्पियन सब स्पीशीज ऑफ टाइगर आल्सो गॉट एक्सटिंक्टेड रिसेंटली। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? ये तो हुई बात रिसेंट एक्सटिंक्शन के बारे में। आगे एनसीईआरटी ने कहा है कि ये तो भैया चले गए, लेकिन 15,500 स्पीशीज आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। रिस्क बेटा, 15,500 स्पीशीज आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इसमें से भी 31% स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, 32% स्पीशीज ऑफ amphibians, 23% species of mammals, and 12% species of birds are facing the risk of extinction. अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाए तो सबसे ज्यादा रिस्क किसको चल रहा है? उससे कम जिम्नोस्पर्म्स, उससे कम, सबसे कम बर्ड्स। इस क्राइटेरिया में सबसे कम बर्ड्स को है, मैंने दुनिया भर में नहीं बोला है। अरे समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस क्राइटेरिया में जो सीक्वेंस बताएंगे उसमें सबसे ज्यादा रिस्क किसको? एम्फीबियंस को, और सबसे कम किसको? बर्ड्स को। क्या यहां तक की कहानी क्लियर? हाँ, नेटिव और एंडेमिक, एंडेमिक का तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, वो माइग्रेट नहीं करते, लेकिन नेटिव जो होते हैं वो माइग्रेट कर सकते। जैसे आर्कटिक टर्न है, आर्कटिक टर्न है, नेटिव कहाँ का है? आर्कटिक का है, लेकिन वो कहां तक जाता है? इसका मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है, लेकिन एंडेमिक का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, जैसे अफ्रीकन है ना, या फिर वेस्ट इंडीज जो हो गए हैं, इन सब का क्या है? नेटिव प्लेस एक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह हो सकता है। एंडेमिक का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंगारू एंडेमिक है, नेटिव भी है। ठीक है, तो ऑल नेटिव और एंडेमिक आर नेटिव, बट ऑल नेटिव्स आर नॉट एंडेमिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि हमने लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में देखा कि यार कई सारी तो निपट गई और कई सारी आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अब इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा बेटा कि ये डाइवर्सिटी का लॉस चल क्यों रहा है। बात आती है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देयर आर मेनली 4 कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिनको हम कहते हैं एविल क्वार्टेट। भैया एग्जामिनर का फेवरेट है ये। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस आर नोन एज एविल क्वार्टेट। क्वेश्चन कैसे बनता है कि फॉलोइंग में से कौन एविल क्वार्टेट में इंक्लूड होते हैं और फॉलोइंग में से कौन इंक्लूड नहीं होते हैं। एविल क्वार्टेट को अगर आप शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो आपको मिलेगा चांडाल चौकड़ी। राइट, एविल क्वार्टेट इज चांडाल चौकड़ी। ठीक, एविल क्वार्टेट में हम लोग 4 चीजें बताते हैं बेटा। सबसे पहला सुन लेना ध्यान से, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन, और चौथा को एक्सटिंक्शन। कौन कौन से बेटा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, नेक्स्ट एलियन स्पीशीज इन्वेजन, और नेक्स्ट को एक्सटिंक्शन। क्लियर है?
सबसे पहला आ रहा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। याद रखना है द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन चल रहा है बेटा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कई ऑर्गेनिजम्स का वाइल्ड हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है और इसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से इस ऑर्गेनिज्म को अपना हैबिटेट छोड़कर किसी नए एरिया में माइग्रेट करना पड़ रहा है। कई सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि माइग्रेट करके प्रॉपरली अडेप्ट नहीं कर पाती हैं और अल्टीमेटली उनका क्या हो जाता है? एक्सटिंक्शन। द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? अगली बात यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल में ली है वो है अमेजोनियन फॉरेस्ट की। कहाँ की बेटा? आपको शायद पता होगा कि अमेजोनियन फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द प्लेनेट which produce about 20% of oxygen that is released through photosynthesis. right बच्चे? अमेजोनियन फॉरेस्ट में ये क्लास आपकी 7:20 तक चलेगी, ठीक है? क्योंकि इसके बाद हिमांशु सर की क्लास जो है वो 1 ही घंटे की बची हुई है, ठीक है? तो मेरी उनसे बात हो गई है, राइट? सुनिएगा प्लीज। तो हम लोग यहाँ पर अमेजोनियन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो अमेजोनियन फॉरेस्ट के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन चल रहा है वो डिफॉरेस्टेशन किस वजह से चल रहा है? बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए एक तो सोयाबीन क्रॉप्स ग्रो करवाई जा रही है, दूसरा ग्रासलैंड्स डेवलप किए जा रहे हैं ताकि बीफ कैटल को रेज किया जा सके। किसको रेज किया जा सके? बीफ कैटल। बीफ बनाने के लिए जो कैटल्स रेजिंग हो रही है उसके लिए अमेजोनियन फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन, वहां पर बना दिया क्या? ग्रासलैंड। रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस। क्या यहां तक की बात क्लियर? तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मेन रीजन। कई बार लोग बाद में पूछते हैं कि सर यार फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, ये कभी समझ में नहीं आता, ठीक है? सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसी फॉरेस्ट के बीच में से हाईवे निकल गया, समझ में आई बात? इसका मतलब वो फॉरेस्ट कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट? अब होता क्या है, रोज खबर आती है कि जंगली जानवर की किसी ट्रक से टकराकर मौत हो गई, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? जानवरों को बचाने के लिए दोनों तरफ फेंसिंग कर दी। अब हुआ क्या? प्रीडेटर एक तरफ रह गया और प्रे दूसरी तरफ रह गया। अल्टीमेटली ड्यू टू लैक ऑफ फूड द फॉरेस्ट इज फ्रेगमेंटेड एंड द स्पीशीज विल बी एक्सटिंक्टेड। समझ में आई बात? तो स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का एक कारण यह है क्या? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा बेटा ओवर एक्सप्लॉइटेशन। एनसीईआरटी कहती है कि व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, ह्यूमन इज अ ग्रीडी ऑर्गेनिज्म बेटा, ठीक है? When need turns into greed, it results in over exploitation. Over exploitation के अंदर examples आपको याद रखने हैं कि कौन कौन गया over exploitation की वजह से। Dodo got extincted due to over exploitation. दूसरा Steller's sea cow also got extincted due to over exploitation, and passenger pigeon also got extincted due to over exploitation. ठीक है? तीसरा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक? हो सकता है एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन भी आए। एलियन स्पीशीज इन्वेजन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी किसी नई स्पीशीज को नए हैबिटेट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मतलब एलियन स्पीशीज को नए हैबिटेट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो वो इन्वेजिव हो जाती है। कैसी हो जाती है? जब ये स्पीशीज इन्वेजिव हो जाती है तो ये वहां के इंडिजिनस फ्लोरा फौना को नुकसान पहुंचाना शुरू करती है। ऐसा कोई एग्जाम्पल पढ़ा है क्या हमने? किधर? ऑस्ट्रेलियन रेंजलैंड्स में प्रिकली पियर कैक्टस को लाया गया था नेचुरल फेंसिंग के लिए, राइट? और वो वहां पर इन्वेजिव हो गई थी एंड इट कॉज्ड हैवॉक। याद है कुछ ऐसा? बस वही यहाँ पर एक एग्जांपल आ सकता है, ठीक? बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी ने एलियन स्पीशीज इन्वेजन के 4 एग्जांपल दिए हैं। चारों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने भी चाहिए। पहला एग्जांपल इन्होंने दिया है कि अफ्रीका की लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से। किसको बेटा? अफ्रीका की लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च एक फिश का ही नाम है, ठीक? नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से उस लेक में पाई जाने वाली सिचलिड फिशेज की 200 स्पीशीज के यूनिक असेंबलेज को एक्सटिंक्शन खतरा हुआ है। अरे बोलो यार, ठीक? किसको इंट्रोड्यूस करवाया? नाइल पर्च को। कहां पर? लेक विक्टोरिया ऑफ अफ्रीका में। वहां क्या मिलता था? 200 यूनिक स्पीशीज मिलती थी। किसकी? सिचलिड फिशेज के, which face the risk of extinction या which got extincted. क्लियर? दूसरा एग्जांपल है बेटा इंडियन एक्वाकल्चर्स में अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से। इंडियन एक्वाकल्चर्स में किसको? बायोलॉजिकल नेम याद रखना है, क्लेरियास गैरीपाइनस। क्या नाम बेटा?
क्लेरियास गैरीपाइनस को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से इंडियन कैट फिशेस आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट। तीसरा और चौथा जो एग्जांपल है दोनों प्लांट्स के एग्जांपल हैं, दैट इज पार्थेनियम एंड लेंटाना। पार्थेनियम और लेंटाना ये दोनों वीड प्लांट्स हैं, ठीक है, और ये प्लांट्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और इंडिजिनस फ्लोरा फौना को नुकसान पहुंचाते हैं। देखा जाए तो आइकॉर्निया भी इंडिया के अंदर एक एलियन स्पीशीज है, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड ऑफ वर्ल्ड। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये बात हो गई बेटा किसके बारे में, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। लास्ट है क्या, को एक्सटिंक्शन, जीना मरना साथ साथ बेटा। सिम्बायोटिक स्पीशीज में जनरली देखा जाता है कि अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसके गम में दूसरी स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। लेकिन यही चीज एक नेगेटिव इंटरेक्शन में मिलती है, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट। याद है कुछ कि अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो जाए तो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट का भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा या हो सकता है। यहां तक की कहानी सबको क्लियर। ये तो हो गई भैया कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब भैया जब दुनिया भर में बायोडाइवर्सिटी का लॉस चल रहा है तो डाइवर्सिटी को बचाया जाना जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन आता है क्या, हाउ शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। लेकिन दुनिया में कभी भी कोई अच्छा काम करने निकलो तो दुनिया को जमता नहीं है, वो हमेशा आपसे यही पूछते हैं कि तुझे क्या पंचायत है। अरे हाँ कि ना। तो हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी के पहले आ जाता है क्या, व्हाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों किया जाए, ठीक। तो इसके 3 कारण बताए गए हैं, एक है नैरोली यूटिलिटेरियन, एक है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एक है एथिक्स, ठीक। अब बोले यार भाई कभी समझ में नहीं आता, नैरोली यूटिलिटेरियन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, बोले अजीब अजीब सी टर्म्स हैं, ठीक। तो नैरोली और ब्रॉडली में से ली हटा दो, नैरो और ब्रॉड, ठीक। यूटिलिटेरियन में से एरियन हटा दो, नैरो यूटिलिटी ब्रॉड यूटिलिटी, क्लियर। अब नैरो यूटिलिटी का मतलब क्या है कि अगर बायोडाइवर्सिटी से डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है तो उसको बचाया जाना जरूरी है। हमने सोचा कि यार मैं फ्यूचर में पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, राइट, लेकिन जो मुर्गी की स्पीसीज है वही एक्सटिंक्ट हो गई तो क्या खोल पाएंगे बेटा। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है कि उससे कम से कम पैसा कमा सकते हैं, राइट। दूसरा, 25% ऑफ मेडिसिन इन मार्केट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। जितनी मेडिसिन मार्केट में चल रही हैं उनमें से 25% मेडिसिन ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली कहां से आती हैं, प्लांट से आती हैं। इसका मतलब डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है यार। अरे बोलिए, फायरवुड का जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये भी क्या है, एक तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट ही है। अरे बोलो यार बच्चे। दूसरा क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है कि भले ही डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट ना हो लेकिन ब्रॉड सेंस में लाइफ को सस्टेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी है। मतलब जितनी भी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो सब ब्रॉड यूटिलिटी में आ जाएंगी। क्लाइमेट रेगुलेशन, क्या इससे हमें कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, नहीं होता, लेकिन क्या फॉरेस्ट इसमें हेल्प कर रहे हैं और लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। पॉलिनेशन हो गया है, फोटोसिंथेसिस हो गया है, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन का रिलीज हो गया है, ये सब ब्रॉड यूटिलिटी में आते हैं, ठीक। तीसरा है बेटा एथिकल एस्पेक्ट। एथिक्स क्या कहते हैं कि भैया जिन स्पीशीज को आज हम देख पा रहे हैं और यूज कर पा रहे हैं ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू ट्रांसफर दिस लीगेसी टू आवर अपकमिंग जनरेशंस। समझ में आई बात बेटा, ठीक है। हमारी जनरेशंस को भी हमें ये लीगेसी ट्रांसफर करनी ही चाहिए, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या यहां तक की बात क्लियर। एथिक्स नैतिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा नैतिक मूल्य है, ये नैतिकता है ये हमारी, ठीक है। हाँ चलिए, दायित्व है, हाँ वाह यार बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब भैया जब हमें पता लग गया है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, और हमें यह भी पता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना क्यों चाहिए, तो अगला क्वेश्चन आता है हाउ शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। एग्जामिनर यहां से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हाउ शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। पहला इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन। सुनिएगा ध्यान से,
अगर ऑर्गेनिज्म को उसके वाइल्ड हैबिटेट में ही प्रोटेक्शन दे दिया जाए, इन सिटू कंजर्वेशन, अगर वो अपने वाइल्ड हैबिट अगर वो अपने वाइल्ड हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो उसको वाइल्ड हैबिटेट से निकालकर किसी प्रोटेक्टेड एरिया में या कैप्टिविटी में रख दिया जाता है, दैट इज नोन एज एक्स सिटू कंजर्वेशन। और भैया इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको एग्जांपल पहचानने आने चाहिए, आप देख के बता दीजिए कि भैया ऑर्गेनिज्म को वाइल्ड हैबिटेट में ही रख रहे हैं या बाहर रख रहे हैं। वाइल्ड हैबिटेट में रख रहे हैं तो किसमें आएगा, इन सिटू में, बाहर रख रहे हैं तो एक्स सिटू। इन सिटू में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, सबसे पहला हॉटस्पॉट्स, बेटा इंटरनेट वाला नहीं, दूसरा बायोस्फेयर रिजर्व्स, तीसरा नेशनल पार्क्स, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट sacred groves, hotspot, biosphere reserve, national parks, wildlife sanctuary and sacred groves. Next बेटा ex situ conservation में botanic, next zoological parks, next cryopreservation, सुना है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस पर, राइट बेटा। नेक्स्ट सीड बैंक, नेक्स्ट जर्म प्लाज्म बैंक, जिसमें कि सेल्यूलर कंपोनेंट्स को प्रिजर्वेशन दिया जाता है, और लास्ट वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। बहुत पूछा है भाई इसने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सफारी में कंफ्यूज नहीं होना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी एंड वाइल्ड लाइफ सफारी इज एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। तो यहां तक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन एक्स सिटू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। चलिए जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हॉटस्पॉट्स। शाबाश। नेक्स्ट हॉटस्पॉट 2014, 15, 16 में एग्जामिनर का फेवरेट रहा भैया, ठीक है, बहुत पूछता था हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट, फिर भूल गया उसको, ठीक है, क्योंकि उसको एक्स याद आ गया, इसलिए तब से वो वाइल्ड लाइफ सफारी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए जी देखिएगा प्लीज, हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स वाज गिवन बाय नॉर्मन मेयर्स, ठीक है, एंड ये दिया गया था 1988 में। भैया याद रखना जरूरी है, इसलिए हर एक चीज को पॉइंट वाइज पढ़ते हुए चलिएगा। हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, नॉर्मन मेयर्स ने। कब दिया, 1988 में। यार ऐसा अजीब सा नाम काहे दिया गया है इसको, ठीक है, ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर एक तो हाई स्पीशीज रिचनेस या हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। दूसरा, दीज आर द एरिया ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, दीज आर द एरियाज ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। ऑब्वियस सी बात है, हैबिटेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां से स्पीशीज का भी लॉस हो रहा होगा बेटा। इस वजह से कई सारी एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज किस जगह पाई जाती है, हॉटस्पॉट। एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड किसको कहते हैं, जो कि बहुत कम संख्या में सर्वाइविंग कंडीशन में बचे हैं, मतलब मैक्सिमम जगहों से तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, किसी एक लिमिटेड जगह पर ही बचे होंगे। हॉटस्पॉट में ऐसी कई सारी एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं जो दुनिया में बाकी जगहों से तो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन आर फाउंड रिसाइडिंग इन द हॉटस्पॉट। इसका मतलब क्या ये स्पीशीज यहाँ पर एंडेमिक हैं, इसलिए तीसरी प्रॉपर्टी बताई जाती है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। क्या बताया जाता है, 3 कैरेक्टरिस्टिक हॉटस्पॉट के याद रखने हैं। सबसे पहला हाई स्पीशीज रिचनेस, दूसरा एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, तीसरा हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। समझ में आ गई बात। शुरुआत के समय में दुनिया भर में 25 एरियाज को एज हॉटस्पॉट मार्क किया गया था, बाद में इसमें 9 और जोड़े गए, इसलिए दुनिया भर में वर्तमान समय पर 34 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वे तो ये बढ़ भी चुके हैं, ठीक है। इन 34 में से
3 हॉटस्पॉट्स आर फाउंड इन इंडिया। उन तीनों के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहला द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, दूसरा द इंडो बर्मा, और तीसरा द हिमालयाज। समझ में आ गई बेटा बात? वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, दूसरा द इंडो बर्मा एंड द हिमालयाज। ठीक, थोड़ा सा और अपडेट मैं आपको बता देता हूं। इंडिया में वर्तमान समय में 4 हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, जो चौथा हॉटस्पॉट मार्क किया गया है दैट इज सुंडालैंड, एंड ये है निकोबार आइलैंड्स में। बकवास करने से बेटर है कि काम की चीज सीख लो। ठीक है, कि अगर ऑप्शन में आपको 3 लिखा हुआ ही नहीं मिला तो आंसर क्या जाएगा? या विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट हॉटस्पॉट इन इंडिया। अब वो 3 ढूंढते रहना, ये सुना भी नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। राइट, यहाँ तक की कहानी क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर याद रखनी है वो क्या? हॉटस्पॉट्स कवर अबाउट 1.4% ऑफ एरिया। कितना एरिया? इसके लिए स्टेटमेंट लिखा जाता है लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं। ठीक है, और अगर केवल हम हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्शन दे दें तो 30% ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। जो भी ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन चल रहा है उसको 30% तक कम किया जा सकता है। केवल कितना एरिया? 1.4%, बोले तो लेस देन 2%। अब यार सर ये बात समझ में नहीं आती कि ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन को 30% तक कम किया जा सकता है, इस बात का मतलब क्या है? मान लीजिए एक साल में 100 स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं। कितनी? ठीक, लेकिन अगर हम केवल हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्शन दे दें तो इनमें से 30 स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सकता है। इतने कम एरिया की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर? ये खत्म हो गया भैया आपका हॉटस्पॉट। अगले टर्न पर पढ़ेंगे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में।